देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम वास्तविक संख्या के चौथे भाग में पहुंच चुके हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था और बोला था कि थोड़ा सा बचा हुआ उसमें, तो उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ लिए थे कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या के प्रकार आज हम बात करेंगे। परिमेय संख्या के प्रकार, तो परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक परिमेय संख्याएं। पहला क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या। और दूसरा होगा क्या? तो भैसिया भी बता देगा। पहला धनात्मक है तो दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या या संख्याएं। पहला धनात्मक परिमेय संख्या है, दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको बारी बारी से जान लेते हैं। देखो, धनात्मक परिमेय संख्या बोलता है कि जिसमें हमको P/Q के रूप में लिखते हो नी, या अंश बटा हर के रूप में, तो जिसमें अंश व हर में समान चिन्ह हो, जिसमें अंश व हर में समान चिन्ह हो वह धनात्मक परिमेय होगा। और जिसमें अंश व हर में समान चिन्ह न हो, अंश व हर में समान चिन्ह न हो, वो हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे देखिए हम ले रहे हैं एक संख्या 3/5। ये अंश बटा हर है, P/Q के रूप में लिख रहे हैं। Q का मान 0 भी नहीं है और P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो अंश व हर में समान चिन्ह, देखिए अंश में भी प्लस वाला चिन्ह है और हर में भी प्लस का चिन्ह है, तो दोनों में समान चिन्ह है, तो यह हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, -3/-5, तो ये भी धनात्मक परिमेय होगा। ठीक है, तुम लोग का बक रहे हैं सर, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम अंधे हैं? अरे बचवा, तुम्हारा आंख थोड़ा सा धुंधला हो गया है, बुरा नहीं मानना। देखो, ऋणात्मक चिन्ह तो है, पहले इसका थ्योरी समझो। अगर यहाँ ऊपर में भी ऋणात्मक है, नीचे में भी ऋणात्मक है, अंश और हर में, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो हो तो गया एक प्लस चिन्ह, और प्लस जैसे हो गया ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अंश व हर में समान चिन्ह नहीं हो, जैसे -3/5, तो ये एक माइनस है एक प्लस है, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसी तरह -4/6, एक में माइनस है एक में प्लस है, ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसी तरह मान लीजिए 4/-7, तो यहाँ पर पहले प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या का एक चीज होता है जिसको कहते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हर एक आदमी का अपना अपना अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसी तरह परिमेय संख्या बोला, हम क्यों पीछे रहे इसमें बउआ, तो इसका भी मानक रूप होता है। और परिमेय संख्या का मानक रूप कहता है कि अगर कोई परिमेय संख्या मान लीजिए 15/20 है, बड़े फॉर्मेट है, तो इसका मानक रूप जो होगा हमेशा छोटा फॉर्मेट, 5×15 5×4 3/4 होगा। उसके बाद एक और मानक रूप बोला है कि खाली फेयर लवली से खुश नहीं होंगे, हमको बजाज का तेल भी दो। तो इसमें देखो 4/-7 जो है, यहाँ देखिए हर में माइनस है नहीं, तो परिमेय संख्या का मानक रूप कहता है कि हर में माइनस नहीं रखो बचवा, बात एक ही है लेकिन इसको अंश में पहुंचा दो।
अगर ये भी है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये बोला कि हर वाला हमको नहीं दो, मेरा अच्छा नहीं है तबीयत, हम माइनस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मानक रूप कहता है कि अगर हर में है माइनस तो उसको ऊपर पहुंचा दो। दोनों का मान मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक है, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या का प्रकार, धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो उम्मीद है कि आपको यह चीज बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और संख्या के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा, अब क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा। चलिए, इसमें एक चीज और बचा है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। अभाज्य संख्याओं का परिभाषा होता है वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से न कटे, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से न कटे, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोनो तकलीफ है बचवा, कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं, जैसे ले लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह। अब मान लीजिए 2 है तो 2 में या तो 1 से लग रहा है या स्वयं 2 से लग रहा है और किसी से भाग लग रहा है तो ये अभाज्य हो जाएगा। उसी तरह 3 में देखिए 1 से लग रहा है और 3 से लग रहा है और किसी से नहीं लग रहा है तो ये भी अभाज्य। 7 में 1 से लग रहा है, 7 से लग रहा है और किसी से भाग नहीं लगेगा, ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अगर मान लीजिए कि 9 दे दिया कि अभाज्य है कि नहीं है, तो देखिए 9 तो 1 से भी लग रहा है, 9 से लग ये रहा है, उसके अलावा 3 से भी लग रहा है, फेरा गया, ये तो बचवा फंस गया बीच में। तो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट रहा है तो यह अभाज्य नहीं होगा, यह अभाज्य नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या समझ में आया कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा वह अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण बताइए दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। चलिए, अब इसमें एक नया चीज ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये बात कान में फिट कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और एक और विशेष बात बताते हैं कि 2 जो है यह एक सम अभाज्य संख्या है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सम संख्या पता है कि नहीं है सबको, नहीं पता है तो बता देते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या होता है। तो यह 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य है। तो इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य होगा, सिर्फ 2 ही सम होते हुए अभाज्य है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज बचा हुआ है, भाज्य संख्या। तो थोड़ा सा हम कलाकारी करेंगे यहाँ, ठीक है। ज्यादा हम मिटाएंगे नहीं, इसको कहते हैं होशियारी, जो मेरे में कूट कूट कर भरी हुई है, समझदारी भी है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए, और किसी से कट जाए, वह हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा।
वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट गया तो वह क्या होगा, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, इसी तरह से 4 में देखिए 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, तो एक और स्वयं के अलावा और 2 से कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब यह भाज्य संख्या। उसी तरह मान लीजिए 9 ले लेते हैं, 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो 1 और 9 स्वयं से एक और स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब यह भाज्य संख्या। उसी तरह 12 ले लेते हैं, 1 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, तो एक और स्वयं से तो कट ये रहा है, उसके अलावा 2, 3, 4, 6 इससे भी कट रहा है, इसका मतलब ये क्या, भाज्य संख्या। कोनो तकलीफ? कैसे होगा, इतना अच्छा बताएंगे तकलीफ होगा। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो है भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा। 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जबकि अभाज्य संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड, या तो एक या वह स्वयं, ठीक है। लेकिन भाज्य संख्या में ऐसा नहीं है, इसमें तो फेरा है, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी कहानी को रुख करते हैं, मोड़ते हैं इस चैप्टर के मेन मुद्दे पर, जिससे मतलब जिसको देख करके विद्यार्थी पहले थर 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 कांपता है, लेकिन हम कांपने नहीं देंगे बचवा। क्यों? क्योंकि जहां हम है वहां क्या गम है। चलो तब क्या होगा रे कालिया, तो हेडिंग बना लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है ये बला। ज्यादा खुशी हो गया इसीलिए गड़बड़ लिखा रहा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको यूक्लिड्स लेम्मा कहते हैं अंग्रेजी में। हमको तो अंग्रेजी उतना आता नहीं है, इसीलिए हिंदी में काम चला लो, यूक्लिड्स लेम्मा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यह कुछ नहीं है, यह HCF निकालने का एक विधि है। बचपन से जो पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, वही है। तो इसमें क्या होता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डरना नहीं, सिर्फ देखो ध्यान से। 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लो A और B है, तो A और B के लिए यूक्लिड विभाजन साहब बोले कि एक सूत्र तुमको देंगे A और B के लिए, जिससे तुम HCF निकाल सकते हो। तो A बराबर होता है BQ प्लस R, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन। जहां पर R का मान जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और R का मान B से छोटा होगा। समझ में आया तो नहीं होगा, आएगा नहीं आया होगा, तो इसको उदाहरण से समझते हैं। तो बचपन में हम एक चीज पढ़े थे कि मान लीजिए 9 से हम भाग दिए 56 में, तो क्या बार में खाएगा, 6 बार में खाएगा, 9 छक्के 54, तो बचेगा 2, ठीक है। और एक सूत्र पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये पढ़े थे बचपन में, नहीं पढ़े थे? बचपन का फॉर्मूला मेरा भूल नहीं जाना रे, तुम लोग का तो ध्यान भटक जाता है, हम क्या करें, बचपन का बोल दिए तो चलो। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल,
तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस 56 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 9 गुना 6 प्लस 2 यही लिखेंगे ना। तो 9 क्या है हमारा 9 हो गया हमारा भाजक, जिससे भाग देते हैं वह भाजक, और जितनी बार में भाग देते हैं वह भागफल, और जिसमें भाग देते हैं वह हो जाएगा भाज्य, और भाग देने के फलस्वरूप अगर कुछ बचता है तो उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है बउआ। तो यही अगर हम 56 को लिखना चाहेंगे तो 9 गुना 6 प्लस 2, 9 छक्के 54 और 2 56। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन। इसको मान लो a, इसको b, इसको q, इसको r, तो a बराबर b गुना q प्लस r, a बराबर b गुना q प्लस r, यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन। ठीक है, और क्या बोले r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो r का मान यहाँ देखो कितना है, 2 है कि नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा है। और b से बोले छोटा होगा, b कौन सा है, किधर गया b, हाँ b है भाजक 9, तो 9 से छोटा है कि नहीं है नहीं, आया समझ में। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बालक क्यों रोवे, ए बालक क्यों रोवे। ठीक है, तो आज मैंने छोटा सा यूक्लिड विभाजन का परिचय दिया है, कल मैं इस पे 5 मिनट और समझाऊंगा, मेहनत करूंगा, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे कल ही। ठीक है, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।